हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। मैं दीपांग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को मेरा राम राम, सभी को जो है नमस्कार। और आप सभी पे जो है महादेव की कृपा बनी रहे सभी लोगों पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। और बहुत लोग हम देख रहे थे हफ्ते भर से यही बात कह रहे थे कि सर जो है वो सर इतना डीपली, मतलब इतना ज़्यादा डीपली, मतलब पूरा इतना डीपली कौन जाता है सर। तो हमने कहा चलो तुम्हारे दिल के ठंडक के लिए काम करते हैं। डीपली आज नहीं लेके चलेंगे, आज केवल क्वेश्चन और आंसर पे खेलते हैं गेम को, है ना। आज केवल और क्वेश्चन आंसर पे खेला जाएगा। तो तैयार हैं सभी के सभी क्वेश्चन आंसर पे खेलने के लिए? सभी लोग तैयार हैं कि नहीं? ये एक बार अगर तैयार है तो लाइक एक बार कर दीजिए, फिर मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि सब हमारे विद्यार्थी तैयार हैं सेशन से। बहुत बहुत खुश रहिए भैया, खुश रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल खुश रहिए। प्रणाम भैया, जिस लोग प्रणाम करें खुश रहिए, मस्त रहिए। माता रानी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, जय माता दी। आप पे माता रानी कृपा बनाए रखें बढ़िया सा। और देखिए विनायक बैच आपका 2.0 या इसमें जल्द ही एडमिशन बंद हो जाएगा। अगर आपकी दिली इच्छा है कि नहीं गुरुजी प्लीज़, तो भैया गुरुजी से पढ़ने के लिए तो कूपन कोड Y838 लगा के एक बार इनरोल कर लो। क्लास जाकर देख सकते हैं और कुछ लोग देखे भी हैं, तो मतलब मज़ा आ जाता होगा, है ना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करेंगे और यहाँ बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बिहार एसएससी इंटर लेवल की बुक है, जो कि इसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ इन्वॉल्व किया गया है। तो जरूर जाके इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो Y838S Y838S लगाकर जाके इस कूपन कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर चर्चाएं तो होती रहेंगी। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो आपको मैंने बताया था कि क्लास में मैंने कल बताया भी था, उस पर आज दोबारा मैं एक बार समझ विचार विमर्श करना चाहूँगा उस पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं और तैयार हो गए होंगे, तो चलिए आइए सर, आपका स्वागत है सभी का। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, सवाल का जवाब तरतर तरीके से देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी इनमें से कौन सा एक बड़ी रक्त वाहिका है जो कि रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, रक्त को हृदय से दूर ले जा रही है, मतलब शरीर तक पहुंचा रही है। तो वेन, आर्टरी, कैपिलरी या फिर नर्व होगा। चलिए इस सवाल का जवाब जल्दी से सभी लोग दे दीजिए फटाफट तरीके से। हाँ जी, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका क्या हो जाएगा? आर्टरी यानी धमनी हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा कौन सा आर्टरी हो जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है। कौन सा आर्टरी हो जाएगा? पल्मोनरी धमनी हो जाती है, जो कि आपका इसको उठाकर हार्ट से लेकर लंग से लेकर बढ़िया सा प्यूरिफाई ब्लड को ऑक्सीजन के द्वारा इसको पहुंचाने की मदद करती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? चलिए बताइए। थाइमीन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड? बताइए जरा सा। सर साइंस नहीं आती है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, इसका जवाब देते रहिए। देखिए यहां पर चर्चा करेंगे तो थाइमीन आप सभी लोग जानते हैं, थाइमीन तो आप सभी लोग जानते हैं। किसका नाम है थाइमीन, जरा बताइए मुझे। थाइमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। कौन सा रोग होता है सर? बेरी बेरी हो जाता है। यानी कि बात हो रही है विटामिन किसकी? विटामिन B1 की। राइबोफ्लेविन किसका हो जाएगा? जल्दी से बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड आप सभी लोग जानते हैं विटामिन C का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का है। फोलिक एसिड किसका हो जाएगा? कौन सा विटामिन है? जल्दी से बताइए। तो सवाल का जवाब एक बार जल्दी से बताइएगा सभी लोग। हाँ जी बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए, यहां पे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जी बहुत बढ़िया, ओहो क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है सर, मैं देख रहा हूं। तो बेटा विटामिन B6 किसका नाम होगा फिर? फोलिक एसिड विटामिन B6 नहीं हो सकता क्या? बताइए, विटामिन B6 नहीं है क्या? है ना। विटामिन B5 का नाम भी बता दीजिए। विटामिन B5 का नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। ये भी तुम्हें समझ में आएगा। अब विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, गुजर राइबोफ्लेविन हमें फंसा रहा, हम क्या करें? राइबोफ्लेविन तुम्हें कैसे फंसा देगा? इसमें इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे लिए, तुम विटामिन B2 नहीं पढ़ पाए? बताओ, विटामिन B2 इतनी हिम्मत आ गई, राइबोफ्लेविन नहीं पहचान पाए। नियासिन भी याद कर लो। अब अगर वहां तक गए हो तो नियासिन भी याद कर लो कि विटामिन B3 जो होता है वो आपका नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? गुरुजी विटामिन B12 का नाम नहीं बताए। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन।
क्या होता है, साइनोकोबालामिन। इस तरीके से अगर तुम देखो तो लगभग आपको 8 प्रकार के विटामिन बी के 8 प्रकार मिलेंगे। टोटल कितने प्रकार मिलेंगे, तो विटामिन बी के कम से कम नहीं तो 8 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, 8 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है सभी को, ये बात समझ में आ रहा है। हाँ तुम बताए थे ना, तो तुम्हारा दिख तो रहा है कि कुछ बच्चे बताए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बताए सही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। कर रहा है साइंस के प्रेम चोपड़ा दीपांक सर। अरे साइंस का प्रेम चोपड़ा छोड़ो, पहले इसमें बताओ कि कौन सा इसका नहीं है, तो विटामिन सी होगा ना जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। कैसे, क्योंकि पूछा है इज नॉट अ मेंबर, विटामिन बी का सदस्य नहीं है, ये विटामिन सी का सदस्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फंजाई आर प्लांट्स दैट्स लैक, यानी कि कवक एक ऐसे पौधे हैं जिनमें कमी होती है। कवक में किसकी कमी होती है, जरा बताएगा कोई मुझे, एक बार जल्दी से बताइए। मतलब कवक में किसकी कमी होती है, फंजाई में। साथ साथ सवाल का जवाब ये भी दीजिएगा, अगर कवक की बात करें तो कवक की जो सेलवाल होती है यानी कोशिका भित्ति जिसे कहा जाता है, यह किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। चलिए जल्दी से एक सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिएगा, यह बताइए किसकी बनी होती है। इसके साथ एक सवाल और आएगा, एक सवाल और आएगा, क्या आएगा, जैसे मैंने कहा किंगडम फंजाई यानी आपका कवक जगत, तो बताइए भाई किंगडम फंजाई के खोजकर्ता कौन है। क्या है ना कि मेरा दिल रह नहीं पाता है, मैं चाहूं तो क्वेश्चन आंसर करवाऊं पर मेरा दिल नहीं रह पा रहा है। इसकी खोजकर्ता कौन है, इनको खोजा किसने, चलिए बताइए, इस जगत को खोजा किसने था। 2 सवाल हुआ। तीसरा सवाल, ईस्ट का नाम सुना होगा आप सभी ने, ईस्ट का, जिसे आप फफूंदी भी कह देते हो, ईस्ट के बारे में जानते होंगे। बताओ यह मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, यह बहुकोशिकीय है ना, या फिर यह आपका यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होगा। चलिए 2 सवाल आपके लिए मैंने छोड़ दिया, अब यहां पर जरा सा बताने की कोशिश करेगा सभी। सेशन देखो लाइक शेयर को करना पड़ेगा, सभी को लाइक शेयर सभी को करना पड़ेगा। सर काइटिन की बनी होती, वाह, अरे गजब, मतलब क्या बात है, आज तो छा गए भैया। कैसे पता कि काइटिन की बनी होती है, मतलब गजब, बहुत बढ़िया जवाब आया। अरे भाई साहब, आरएच विटेकर भी हमारा विद्यार्थी बता रहा है। अरे भाई साहब, ओ हो, आरएच विटेकर साहब ने दिया था, वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सर यह क्या है, बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय है, यानी बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है या एक कोशिका से मिलकर बना है। अगर ये आएगा तब क्या बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, यूनिसेलुलर आ रहा है पर साथ में मल्टी सेलुलर भी आ रहा है, हम देख रहे हैं ना, यूनिसेलुलर भी आ रहा है, मल्टी सेलुलर भी, हम ही पढ़ाए थे। अब तुम हमें पढ़ा रहे हो। बढ़िया बढ़िया, तो इस सवाल का जब यूनिसेलुलर हो जाएगा, ठीक है, यूनिसेलुलर हो जाएगा, एक कोशिकीय हो जाएगा। ईस्ट की बात करेंगे तो एक कोशिकीय होता है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल के अगर तुम्हारे हिसाब से पूछा जाए तो तुम्हें एक बात तो पता चल गई होगी भैया आप सभी लोगों को कि क्लोरोफिल यानी आप समझ सकते हो इसके में नहीं होता, क्लोरोफिल यहां हो ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं ना सभी लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो कवक होता है, कवक यानी फंजाई की बात कर रहे हैं, इसके में श्वसन की प्रक्रिया होती है, हाँ या ना में बोलिएगा पहले बस। क्या कवक के अंदर फंजाई में श्वसन की प्रक्रिया होती है, बताइए, श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्या यह सांस लेता है, हाँ या ना बताइए, फिर मैं खुद पूछूंगा आपसे सवाल, हाँ या ना। हाँ ना, अगर हाँ है तो यह बताइए कि यह एनारोबिक होता है, एनारोबिक का मतलब होता है अनाक्सीकरण होता है, या यह एरोबिक होता है। इसके में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है यह एनारोबिक होता है, यानी कि अनाक्सीकरण हो जाएगा, है ना, अनाक्सीकरण हो जाएगा, या फिर यह बताइए कि यह एरोबिक होता है यानी ऑक्सीकरण होता है। अब आधे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सर ये क्या है, यह रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं, श्वसन की 2 तरीके से होते हैं, श्वसन होता है ना, तो यह श्वसन अगर 2 तरीके से होता है, एक होता है जो कि ऑक्सीजन के बिना होता है श्वसन, जो सांस लोगे बिना ऑक्सीजन के, और एक अगर जो सांस लोगे उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बता दो बस किसमें एनारोबिक होगा फंजाई में या एरोबिक होगा। एरोबिक आ रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो एनारोबिक भी दे रहे हैं। आज लग रहा है मम्मी जी ने कुछ नाश्ता तुम लोग को थोड़ा सा गड़बड़, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कह सकते हैं, पूरा तो नहीं थोड़ा सा। सेशन देखो वही होता है, 450 लोग होने के बावजूद अगर अटेंडेंस 162 आ जाए तब इसकी संख्या कैसे हो जाएगी, बढ़ा दो अटेंडेंस को। और यहाँ पे बताओ कि सर फंजाई जो होता है वो एनारोबिक होता है,
ये जो सांस लेता है बिना ऑक्सीजन का सांस लेता है, इसकी श्वसन प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के होती है, इसलिए इसे एनारोबिक में रखा गया है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। बात समझ में आया सभी को ना? ये चीज क्लियर हुआ ना सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बिना नहीं भाई, बिना ऑक्सीजन का, भाई ऑक्सीजन लिख ऐसे लिख रहा है, भाई ऑक्सीजन का नहीं, भाई बिना ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल, यानी सरीसृप जो होता है, सरीसृप को सरीसृप क्या बनाता है? बहुत अच्छा, सरीसृप को सरीसृप क्या बनाता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कोल्ड ब्लडेड है कि मतलब ठंड के समय पे यह गायब हो जाते हैं। वार्म ब्लडेड है यानी इनका जो है कि गर्मी के समय में दिखेंगे। नॉन हियरिंग है, सुन नहीं पाते हैं। या एग लेंगे मतलब ये अंडा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक सरीसृप होता है, रेप्टाइल्स का मतलब समझते हैं, जिसमें सांप हो गया, मगरमच्छ आ गया, अधिकतर रेंगने वाले जो जानवर होते हैं वह इसमें आते हैं। अब आप बताइए अपने हिसाब से, चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, जल्दी ही शुरू कर देते हैं। नहीं, बाद में अटेंडेंस नहीं लगता है। क्लास में जब कक्षा में आप जाते हैं तभी आपका जो है उपस्थिति पूछा जाता है कि क्या आप आए हैं कि नहीं आए हैं। यह नहीं कि छुट्टी होने के बाद जाके मास्टर को बताएंगे कि नहीं गुरुजी हम आए थे, यह थोड़ी ना होता है। हाँ भैया बताओ, सेशन शेयर करते रहो और दपादप जवाब नहीं। अरे बाप रे बाप, ये कैसे कह दिए? अच्छा, मगरमच्छ ठंडी में गायब हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो कछुआ ठंडी में गायब हो जाता है? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना था। सांप गायब हो जाता है ना? पर सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड वार्म, हाँ ये कह सकते हैं कि अधिकतर जहां पे सारे के सारे ज्यादातर एग लेइंग होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। जितने लोग डी बता रहे हैं वो सभी यहाँ पर सही है। ए भी आ रहा है, सी भी आने लगा है, तो ए और सी और बी वाले गलत हो जाओ। अब डी वाले की चर्चा होगी। समझ रहे बात? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है तापमान के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होती है, तापमान के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, और यहां पर आप तो समझ ही रहे हैं चीजों को। चलिए आगे चलते हैं। खैर, अगला सवाल देखिए, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? कौन सी रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? कैपिलरीज, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स या लिम्फेटिक? अब इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आज हमने जानते हैं आप लोग के लिए नया तरीका क्या लिया है कि 10 क्वेश्चन बायो के करेंगे, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करेंगे, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन फिजिक्स के करेंगे, और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन बायो का करें। मतलब ऐसे 10 ये 10 वो, 10 ये 10 वो, मतलब पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन आज लेकर आया हूं मैं आप लोग के। आप ही लोग कह रहे थे। ठीक है, चलिए सवाल का जवाब दीजिए। यहां पर क्या होगा? यहां पे एक बार बताइए कि कैपिलरीज, आर्टरियोल्स या वेन्यूल्स? तो सवाल का जवाब डी भी आ रहा है, नहीं अच्छा ए आ रहा है, बी भी हंस रहे हो तुम सब। ए आ जाएगा, कैपिलरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिलरीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सी और डी नहीं होगा, ए इज द राइट। सभी का गलत क्यों आ रहा है भाई? कुछ बच्चों को छोड़ के, एक दो बच्चा हमें दिखा, या एक कुमार नाम का है, बाकी एक आध दो और हैं। हाँ, बिल्कुल सही बेटा, एक ही विद्यार्थी बार बार ए बोला है, बाकी सबने गलत, सबने गलत दिया। ये मतलब कुछ शर्मिंदगी वाली कुछ बात हमें दिख रही इसमें। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं। इस पे जो है धावा बोलोगे तुम लोग, इस पे धावा बोलना है। विच आर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल? यानी कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो पित्त नामक द्रव का उत्पादन करता है? समझ रहे हैं? जिगर, यानी जिगर लिख दिया है वारे मेरे जिगर, जिगर नहीं यकृत लिख लीजिए इसे। लीवर का मतलब यकृत, या अग्नाशय होगा, या गाल ब्लैडर पित्ताशय होगा, या फिर किडनी, या फिर आप समझ रहे हैं वृकक होगा। ठीक है, इसको भी हिंदी में वृकक लिख लीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, इस बार इस सवाल का जवाब देखते हैं। लाइक करते रहिए और सेशन का जवाब भी देते रहिए। क्या होना चाहिए था? देखिए आपको एक बात बताएं हम, यह जो पित्त रस निकलता है, यह निकलता तो गाल ब्लैडर से ही है, सुनिएगा, पर निकालता कौन है यह पूछा जा रहा है। तो निकालने का काम लीवर करता है, निकालने का काम यकृत करता है, पर निकालने का काम यकृत करता है, निकलता गाल ब्लैडर से है। इस बात को याद रखिएगा, यह निकलता गाल ब्लैडर से है। जबकि और क्यों निकलता है? तो यह आपके खाने को जो HCl निकला हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब समझ रहे हैं, उसको उदासीन बनाने के लिए यह निकलता है। समझ लो, एसिड ही एसिड पेट में फैल जाएगा तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। HCl तुम जानते हो कितना हार्ड होता है। ठीक है ना? क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। यहां पे अगला सवाल ये हो गया था ना? हाँ, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए स्टेरॉयड?
मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एक स्टेरॉयड है? क्या यह एस्ट्रोजन है, क्या यह ग्लूकागॉन है, क्या यह इंसुलिन है, या ऑक्सीटोसिन है? चलिए जल्दी से बताइए। सवाल का जवाब देख रहे हैं ना सर? टॉपिक वाइज पे करवाते तो अच्छा रहता। जरूर आपकी बातें जो है सिर पे हमारे, मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी बातें एकदम आंख और सिर दोनों जगह हो गया। टॉपिक वाइज जल्दी लाएंगे, पहले इस पे तो काम करिए, पहले कंपटीशन तो देखिए किसमें आज कितना दम आ रहा है। देखिए पटेल साहब लगे हुए एंजाइम को सर एक्टिवेट कर देता, शाबाश, बहुत बढ़िया। एंजाइम को एक्टिवेट, पूरा लीवर हिला देता है एकदम बाइल जूस। ये बताओ कि पूरा लीवर हिला देता है हमारा। इस सवाल का जवाब सी क्यों आ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये इंसुलिन कब से होने लगा, ये स्टेरॉयड हार्मोन भाई है, ये कब से होने लगा? 3 एंडोक्राइन ऑर्गन होते हैं, 3 जो है आंतरिक अंग होती हैं जहां से स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है। समझ रहे हैं? जैसे टेस्टिस, याद रखिएगा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ओवरी, ओवरी से आपका क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। और आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है। तो सवाल का जवाब एस्ट्रोजन यहां पर बताओगे। क्या था? ऑप्शन नंबर ए यहां पर बताना चाहिए था आपको। 3 ही होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और आपका मैंने बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यह महिला में होता है या पुरुष में होता है, बस यह बता दीजिए। यह जो हार्मोन है यह महिला में होता है या पुरुष में होता है? एक बार जरा सा बताइएगा, जल्दी से बताइए। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर तो अगर गलत हुआ ना तो भाई साहब आज तो मतलब सेशन को उठाइए जरा सा, लेके चलिए आगे, तो आज देखते हैं किसमें दम है। हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आया है आप सभी का। पर यहां पर बताइए कि यह महिला में होता है या पुरुष में? तो याद रखिएगा कि यह महिला में होता है, कभी पुरुष मत बता देना वरना बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। देखो इतना कहने के बावजूद भी कोई पुरुष लिख रहा है, मेल इतना कहने के बाद भी आ रहा है। नहीं सर, क्या चाह रहे हो? अब तुम लोग बच्चा जन्म, पुरुष जो है बच्चा जन्म देगा है? वाह भैया, मतलब भाई साहब तुमने तो भैया एकदम साइंस को पलट दिया, उलट दिया। पुरुष कब से बच्चा जन्म देने लगा भाई? महिला देती है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या है, क्या है? झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चलो अच्छा, देखें अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर? इसमें से कौन सा ऐसा है जो लीवर का कार्य नहीं है? समझे? मतलब इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो लीवर का कार्य है ही नहीं? क्या वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर है, या एंजाइम एक्टिवेशन है, या डिटॉक्सिफिकेशन है, या रिप्रोडक्शन है? बताओ। तुम लोग तो साइंस में भी बता दिए कि पुरुष जो है बच्चा जन्म करेगा। वाह वाह वाह, मतलब सही बात है, मान लेते हैं। कभी कभार तुम लोग बहुत सही सही जवाब दे देते हो, साइंस पलटोगे तुम एक दिन। चलो बताओ भाई, इसमें से सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन किसे कहा जाता है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा आंतरिक अंग किसे बोला गया है? कोई बताएगा? आपके शरीर की ही चर्चा कर रहे हैं और आपके शरीर की ही हम बात कर रहे हैं, क्या समझे? क्या समझ रहे हो बाबू? आपके शरीर की चर्चा ही हो रही है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा गया है, क्या होगा? रिप्रोडक्शन बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। प्रजनन में लीवर का क्या काम? देखो कितनी खुशी की बात है। लीवर का काम, प्रजनन में क्या जरूरत पड़ेगा उसका? समझ रहे हैं ना? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। यह बताइए क्या हो जाएगा? क्या बता रहे हैं भाई? लीवर होगा। बात सही, बहुत सही, एकदम भयंकर तरीके से एकदम। मतलब आज तुम लोग बिल्कुल आंख मिचल के जवाब दो, पूरा आंख मिचल लो अब फिर जवाब दो। वाह क्या बात है, ठीक है, क्लियर है सरकार, बहुत बढ़िया। आगे चलिए सर, आगे सवाल देखते हैं। एज अ वेजिटेबल, देखिए केमिस्ट्री शुरू हो गया। एज ए वेजिटेबल, सब्जी परीक्षक के रूप में पॉली यानी किस फोम का उपयोग किया जाता है? पॉली यानी पॉलीफोम का तो होता, पर कौन से फोम में, कौन से पॉलीफोम का इस्तेमाल होता है, यह पूछा जा रहा है। लाइक करते रहिए, बढ़िया लग रहा है, लाइक में अटेंडेंस ऐसे लग जाना चाहिए, टक कर दे लगना चाहिए। जाइए भाई बताइए। हाँ अच्छा ठीक, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। उथेन हो जाएगा या यूरेथेन्स हो जाएगा, या यूरेथेन्स हो जाएगा, या यूरिथेन्स हो जाएगा? 2-3 तरीके से सवाल आएगा, पर सवाल को पकड़ने का एक ही मर्जा है भाई, एक ही अपना है फंडा, एक ही है। यूरेथेन्स को जाओ, यूरेथेन्स को पकड़ो। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही पकड़ रहे हो। वेजिटेबल की बात किया है, याद रखना। अच्छा एक सवाल पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? टमाटर का नाम जानते हो ना? टमाटर बहुत बार हमने बताया भी होगा क्लास में।
ये जो टमाटर है, कितने लोगों को पता है कि यह एक सब्जी है? कितने लोगों को पता है बताइए? कितने लोग जानते हैं कि टमाटर एक सब्जी है? बताइए। पेपर में आया हुआ था कि टोमेटो इज आल्सो द पार्ट ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स आर सैलेड। बताइए भाई, क्या है ये? कितने लोग जानते हैं कि टमाटर एक सब्जी है? कहिए सर हाँ हम जानते हैं। हाँ 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 लिखिए। देखिए तो भाई हमारा विद्यार्थी, नहीं लाइकोपीन तो तुम सही बता रहे हो कि लाल रंग होता है टमाटर का लाइकोपीन की वजह से। हाँ बताइए। हाँ हाँ सर, देखो कि लिख रहा है यस सर मैं जानता हूँ। देखो, अरे गदहा, कहाँ चढ़ा रहे भैंसिया, कहाँ छोड़ के आए हो गांव में? ऐसे बताओगे? टमाटर सब्जी कह दोगे? टमाटर फल होता है, यह एक फ्रूट्स है। कभी भी सब्जी मत बता देना। घर के पीछे भाई छोड़ दिए हो का बाबू? हैं? फ्रूट होता है। नो, यस बिल्कुल सही कहे हो। टमाटर क्या होता है? फ्रूट होता है। कभी कहे मत देना सब्जी, वरना तुम लोग तो भैया। बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, मतलब क्या है कि जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जो जैव रासायनिक होता है, बायोकेमिकल, समझ रहे हो? ऐसे केमिकल्स जिनको लेबोरेटरी में सीधा सीधा तैयार किया गया, और उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? त्वचा के उपचार के लिए करते हैं, या खाद्य परीक्षक के लिए करते हैं, या खाना पकाने के तेल के लिए करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी? बताइए क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब पकड़ पा रहे हो? तेल पकाने के लिए बायोकेमिकल, भाई लैब के अंदर ही ना बनाया गया होगा। और त्वचा के लिए आजकल इतने बढ़िया बढ़िया दवा आ रहे हैं मार्केट में, लोग 2 मिनट के लिए लगाते हैं, देखते हैं अच्छा गोरे हो गए क्या, 2 दिन लगाएंगे, तीसरे दिन 4 लोग से पूछते हैं गोरा दिख रहा है क्या थोड़ा सा है? आजकल क्रीमवा सही काम कर रहा है। तो क्रीम भी हो गया, खाना का प्रिजर्वेशन भी हो गया, कुकिंग ऑयल, सभी का सभी जो है कहीं ना कहीं लैब में इनका तैयार किया गया केमिकल है। तो ऑल बायोकेमिकल, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा जी? ऑल ऑफ द अबव होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। डी होगा जी, डी होगा सर जी, बिल्कुल सही पकड़े हो। जैसे मैंने समझा, इतना बावजूद समझाने पे बी आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं बी कैसे हो गया, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज, यानी डिटर्जेंट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है बताइए? डिटर्जेंट के बारे में क्या जानते हैं कि यह एक तरल सरफेक्टेंट है या एक लिक्विड सॉल्युबल है? नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते। क्या यह लिक्विड सॉल्वेंट है? अरे बिल्कुल नहीं हो सकता, विलायक हो ही नहीं सकता। लिक्विड सोल्यूशन, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे, मतलब ये थोड़ा सा मुझे, मतलब ए और डी में मुझे भी खुद कंफ्यूजन है, बाकी आप तो समझ ही सकते हैं। तो बी और सी अगर जो बोलेगा समझ लेना कि उसको नहीं समझ में आया। डी, ए और डी वाला मेरे नज़र में बढ़िया माना जाएगा जी। सवाल का सेशन शेयर कौन करेगा? मतलब दीपांक सर खुद घर पे आके चाहेंगे मतलब सेशन शेयर करे क्या? नहीं ना। उठाओ जरा सा बल्ला, लगाओ छक्का इस बार इस सवाल पे। नहीं, हम तो लगाते हैं डेली, हम लगाते हैं, हम मिट्टी पोत के आते हैं चेहरे पे, मिट्टी, और उसमें जो है थोड़ा सा आजकल हमने सोचा है कि गोबर का लेप लगा ले, इतना कुटान कुटे जा गोबर का लेप और मिट्टी सोचा है लगा ले, बड़ा बढ़िया लगता है। मतलब क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आने वाला समय ऐसा ही होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं। सवाल का जवाब लिक्विड सरफेक्टेंट बताना, एक तरल सरफेक्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बताएंगे? डी, इतना समझा। डी देखो, डी नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूशन, डिटर्जेंट आपका एक सरफेक्टेंट होता है, उसके बाद आप उसको पानी में घोलो, चाहे उसको फेंक दो उठा के, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। वह क्या है? वह एक सरफेक्टेंट का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट यूज्ड एज एन अल्कली? समझ रहे हैं क्या? मतलब इनमें से किस यौगिक का उपयोग क्षार के रूप में नहीं किया जाता है? क्या समझ रहे हैं? नहीं किया जा रहा है बाबू। क्या नहीं किया जा रहा है? अल्कली के रूप में नहीं किया, मतलब क्षार के रूप में, बेसिक के रूप में नहीं होता। और यह बात आपको कैसे पता चलेगी? क्योंकि हमारा विद्यार्थी यहां नजर घुमाएगा, इसको पहले नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि जानता है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, ये तो खुद बेसिक है। नहीं सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सर KOH, सर कार्बन हाइड्रोक्साइड सर COH, सर नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड सर NOH। तो सर है क्या इसमें बेटा? बाहर यहाँ क्षार पूछा है, कौन सा क्षार नहीं है? यह क्षार नहीं है सरकार, अल्कली नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए पे जाना है, ए पे जाना है, चुनाव जीत कर आना है। ऑप्शन नंबर, देखो बी बता रहा है, हाई देखो ना, देखा भैया इन लोगों के बी और सी कैसे हो गए बाबू?
ए होता है, याद रखना आज के बाद जीवन में। हमें लगता है ये भी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा एक बार, अल्कली और मेटल्स के बारे में हमें कल बताते हैं, कल इसके ऊपर हम तुम्हें समझाते हैं कि अल्कली क्या होता है, एसिड मतलब एसिड बेस सब कुछ बताएंगे कल तुम्हें। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यह बताइए जरा सा। मतलब एक तरफ कॉल्वे दिया है, होलर दिया है, लुईस पास्चर भी दे रखा है और लेविटी भी दे रखा है, बताइए जल्दी से। अच्छा, लुईस पास्चर के बारे में कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हमें आता है ना, बताइए। ये चुनाव ही तो है जिसमें सारे अभ्यर्थी, सारे स्टूडेंट हमारे लड़ रहे हैं चुनाव में। ये चुनाव ही तो है क्या चीज है, गलत कहे तो बताओ। बस किसी का चुनाव का चिन्ह जो है समझ रहे हैं, साइकिल है, और किसी का जो है कि घर है, और किसी का गोबर भी है गाय वाला। पढ़ लो, बता रहे हैं। बी और बस यही सब तकलीफ दे देते हो ना तुम कभी कदार। बी हो रहा है, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही हो है नहीं, अरे सी इज राइट आंसर भाई। लेवोसियर, लेवर्टी लिखा हुआ है, लेवोसियर हो जाएगा, एंटोनी वॉन लेवेसियर। लुईस पास्चर के बारे में, लुईस पास्चर सुनो बाबू, बाबू सुनो, लुईस पास्चर जो है यह किसके जनक माने जाते हैं, जरा बताएगा कोई हमें। यह कौन सा ऐसा चीज का खोज किए थे जिन्हें इन्हें जनक बोल दिया गया है, कल ही पढ़ाया था, बताइए। कुछ चीज का इन्होंने खोजा है जो इन्हें जनक बोल दिया गया है, बताइए क्या हो जाएगा। लुईस पास्चर पढ़ाया था मैंने, इन्हें फादर बोला जाता है। किस चीज का फादर बोला गया है? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगा लो खोपड़ी लगाओ अपनी, कोई दिक्कत नहीं, बताते रहो, हम सुनते रहेंगे आज तुम्हारी, बिल्कुल सुनेंगे आज आपकी। विच आर द फॉलोइंग इज ए निगेटिवली चार्ज। अब ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणावेशित है। सेशन थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो, बढ़िया सा है ना, सेशन थोड़ा शेयर वेयर कर दो, फिर बता। वैक्सीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पहला एंटीबायोटिक है वो, समझ रहे हैं। जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था, विटामिन के बारे में भी इन्होंने बताया था थोड़ा सा। ऐसा आप कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह, आप कहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणावेशित है यह बताइए। इसमें से नेगेटिव चार्ज अल्फा रेज होता है, बीटा रेज होता है, गामा रे होता है, या फिर एक्सरे होता है। चलिए जल्दी से बताओ, थोड़ा सा सेशन को और लंबा ले चलो। मतलब हमने कहा था ना, हमारी आंखें 800 बच्चों के लिए देखने के लिए तरस जाती है, कभी कदार होता है कि हमारे विद्यार्थी कर क्या रहे हैं, इसी चीज का दुख हो जाता है हमें। बी होगा, बहुत बढ़िया। यहां पर बी जितने लोग बता रहे हो बहुत सही है, बहुत सही। मतलब इससे बढ़िया जवाब मैंने आज तक नहीं देखा अपनी क्लास में। अल्फा रेज क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब अल्फा रेज क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, अल्फा रेज। अब देखना, जैसे मैंने बी बोला था सब बी शुरू कर दिए, देख रहे हो, चोरी पकड़ ली जाती है 2 मिनट के अंदर आप लोग की। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखो। द एटॉमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, यानी परमाणु का जो गुण है, यानी आप जानते हैं हर एटम का एक प्रॉपर्टीज होता है। यह क्या एक एटम है सर। क्या यह एक एटम है, यह एटम है, एटम है सर। हर एक परमाणु का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो एटम की करती है, डिपेंड है उस पर। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, अच्छा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, बढ़िया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, या इसमें से कुछ भी नहीं। अब यह तो थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है, ये थोड़ा सा लॉजिक बताया है। भाई क्या कर रहे हो, ऐसे जवाब दोगे, ऐसे लगाओगे सिलेक्शन पे जीत, सिलेक्शन पे मोहर कैसे लगेगा, शेयर करके लगेगा, समझ रहे हो ना। लाइक करते रहे, लाइक शेयर की भीड़ होनी चाहिए तब तक एकदम। बी सर एकदम, वाह 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 भाई, बहुत सही एकदम। मतलब एकदम गुरु जो है लगाए हो दिमाग जैसा, तुक्का मारे हो कि ऑप्शन नंबर डी ही भूल गए तुम। ऐसा तुक्का तुमने मारा कि ऑप्शन नंबर डी भूल गए। एटम इसमें से का, एटम में न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसमें कहीं लिखा है कि तीनों एक साथ हैं, तो कैसे तुमने कह दिया कि केवल न्यूट्रॉन पे ही निर्भर करता है एटम, कैसे कह दिया आप सबने। जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, न्यूक्लियर मॉडल किसने खोजा था, यह मुझे बस बताइए कि न्यूक्लियर मॉडल, नाभिक की बात कर रहे हैं, ये जो नाभिक वाला मॉडल दिया गया था, यह मॉडल किसने खोजा था केमिस्ट्री में।
नाभिक की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मॉडल किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया ये बताइए जल्दी से। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल आपके सामने क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बताइएगा। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी किसे दिया गया, जनक कौन है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन होंगे ये भी बताइए, जल्दी से बताइए। रदरफोर्ड हो जाते हैं, सही कह रहे हैं। तो यहां पे सवाल का जवाब बिल्कुल सही आपने बताया कि सर रदरफोर्ड जो है ये आपके न्यूक्लियर मॉडल दिया था, ठीक है। बाकी फादर ऑफ अगर एटॉमिक थ्योरी की बात करें, परमाणु सिद्धांत की बात करें, तो जॉन डाल्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉन डाल्टन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जॉन डाल्टन। रदरफोर्ड नहीं, यहां पे जॉन डाल्टन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा सभी को। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में पता नहीं क्यों चलता फिरता आ गया। एक सवाल है सर, यह बताइए क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन के बराबर है, हाँ या ना में जवाब देना। इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन के बराबर होता है, हाँ या ना, बराबर होता है, बस यह बता दीजिए, यस या नो। मैं समझ जाऊंगा आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है अब। यस या नो, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, यह बताइए, जल्दी से बताइएगा, हाँ या ना, जल्दी से भाई। सर गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया था, समझ गए। और किस चीज की खोज की गई थी, जब कौन सी ऐसी मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसको खोजा गया था और उस मॉडल को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल कहा गया। सोलर सिस्टम मॉडल किसे कहा गया है बताइए। सोलर सिस्टम मॉडल, यहां पर केमिस्ट्री के अंदर सोलर सिस्टम मॉडल किसको कहा गया है, होता है, हाँ सर होता है, नहीं सर नहीं होता। आज के बाद याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी यस सर। नो वाले सारे गलत हो गए, ठीक है, नो वाले सारे गलत हो गए। कैसे डिटेल में पढ़ाएं, 727 में हम डिटेल में कभी नहीं, जब 1000 आ जाओगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, सुन लो ध्यान से। सोलर सिस्टम मॉडल किसे कहा जाएगा, न्यूक्लियर मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है, जो रदरफोर्ड ने खोज किया था। उनके उस मॉडल को ही सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, यह चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। न्यूक्लियन इज द नेम ऑफ विच एम्प्लॉय फॉर, यह बताइए कि न्यूक्लियन वह नाम है जिसका उपयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है पता नहीं, यह अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होगा, और नन ऑफ दिस। तुम्हें आज एक किस्सा सुनाते हैं। आज हम विनायक बैच में पढ़ा रहे थे, पेड बैच का एक स्टूडेंट था विनायक बैच 2.0 वाले में। बड़ा गजब का, मतलब उसने सवाल नहीं पूछा था, पर उसने जो भाषा लिखा था ना, अरे हमारा दिल का प्रफुल्लित इतना ज्यादा हो गया कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया था 2 मिनट के लिए। हम फटे आज हम, समझ रहे हो ना, ठीक है। इस सवाल का जवाब दीजिए जरा सा। बीटा रे जो है निगेटिव नहीं, बीटा रे आपका निगेटिव होता है। सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, इस सवाल का जवाब दीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। जब यह दोनों मिल जाते हैं तो न्यूक्लियन बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि यह न्यूक्लियस के अंदर ही तो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसीलिए। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। पर उसको, अच्छा ये बात है कि विनायक वाला विद्यार्थी हमारा एकदम झूम जाता है जब क्लास लेता है ना साइंस का हमारा, तो एकदम ऐसा लगता है कि मतलब उसको क्या हो क्या गया है। कहता है गुरुजी कुछ समय के लिए, मतलब लिखा क्या था, कहते गुरुजी ऐसा मतलब मन करता है कि बस मतलब चलता रहे। हमें पता नहीं था कि आपके कूपन कोड लगाने का इतना बड़ा जादू है बेटा, वो अभी तुम नहीं समझोगे, अभी थोड़ी देर रुको, अभी और कुछ नया मिलेगा। लॉगरिथम टेबल वाज इन्वेंटेड बाय, कि लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। बहुत बढ़िया, यह बेहतरीन सवाल है, इस पे हल्ला होना चाहिए। मतलब लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया गया, लॉगरिथम की बात कर रहा है। बहुत बचपन से सुनते होते होंगे लॉगरिथम। सवाल का जवाब जॉन नेपियर हो जाएंगे। जॉन नेपियर को याद रखिएगा, जॉन नेपियर यहां पर होगा, ठीक है। चलिए, जिसका हैंड रेज वाला दिक्कत है ना, आज उसी पे मीटिंग चल रही थी। तुम्हें एक बात बता दें, हैंड रेज वाले पे ही आज मीटिंग चल रही थी और तुम्हारी ही तुम लोग की बात हो रही थी। हम लोग बहुत बोले हैं आज चिल्ला चिल्ला के कि हमारा बच्चा बिल्कुल परेशान है, उसके ऑप्शन में हैंड रेज नहीं आ रहा है। सुन, बता देंगे, उन्होंने कहा व्यवस्था करते कल तक सब में। आज देखो, आज 2-3 बच्चों में मैंने करवाया भी है कहीं ना कहीं से, तो 2-3 बच्चों में आ भी गया है। अब
तो तुम लोग का भी जुगाड़ हम कल तक करवाते भैया, थोड़ा समय दो हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूम टू बी द मोस्ट फंडामेंटल केमिकल इन द केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि इनमें से कौन सा रासायनिक उद्योग में सबसे मौलिक रसायन माना जाता है। मौलिक रसायन मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत बेटर, मतलब मोस्ट फंडामेंटल केमिकल होता है, मतलब इसके बिना केमिकल में लैब बेकार है, इसके बिना केमिकल लैब बेकार है, इसका मतलब ये राजा कहलाता होगा। अगर इसके बिना रसायन का जो आपका लेबोरेटरी खराब माना जा रहा है, यह राजा होगा। और राजा इसमें कौन है भाई? अम्लों का राज किसे बोला गया? सल्फ्यूरिक एसिड को बोला गया। ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा समझ रहे हो, कार्बन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे चलो, अगला सवाल। द गैसेस एम्प्लॉय फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ सेलर डाइवर्स, बड़ा बेहतरीन, नाविकों गोताखोरों की श्वसन गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है। गैस, जो गोताखोर लोग होते हैं, यानी जब समुद्र में वो जाते हैं ऐसे मास्क लगा के बड़ा सा, तो ये पता है कि कौन सा गैस ले रहे होते हैं उस समय? ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेते हैं या ऑक्सीजन हीलियम लेते हैं? ऑक्सीजन देखते हैं, तुम लोग कौन सा जवाब देते हो, देखिए कौन सा गैस तुम लोग उसको दोगे। कभी गोताखोर की जरूरत पड़ी कि भैया कुछ चीज हमारा पानी में खो गया, उसको निकालना, लगा के मास्क कर गया, तुमने कौन सा गैस उसको दोगे? सी, ऑक्सीजन। अबे आर्गन दे दोगे भैया, है महाराज, उसको आर्गन दे दोगे। सी आ रहा है, अच्छा बी भी आ रहा, अच्छा बी आ रहा है, तब ठीक है, तब ठीक। अरे ऑक्सीजन आर्गन मत दे देना, नहीं इसी आर्गन से वो जो है सीधा प्रभु के लोक में चला जाएगा। क्या चाह रहे हो? ऑप्शन नंबर बी। तुम लोग को साइंस में सच बता रहा हूं, अगर जिस दिन साइंस में तुम लोग को मैंने बना दिया साइंटिफिक, तुम लोग बदल दोगे दुनिया में, लग रहा है। अरे बाबू हमारा आर्गन दे रहा है उसे भाई, आर्गन में ब्लास्ट हो जाएगा आदमी, जो व्यक्ति जाएगा ना वो ऊपर नहीं आ पाएगा, खुद गोताखोर बन जाएगा, मतलब नीचे ही गायब हो जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा हमें। A steady current I flow through an appliances of resistance R, सुनिएगा, the amount of heat produced by it time is, देखो अब इतने सारे विद्यार्थी 700 के सर्वे 800 करीब होने वाले हैं, तो लाइक कौन करेगा? लाइक का सिंबल दब जाना चाहिए था, ऐसे तब तक 550 लाइक यूं ऐसे सर लीजिए, अटेंडेंस लग गया आपके लिए, मजा आ रहा है तो लाइक दबाओ पटापट। देखो हंस रहे हैं विद्यार्थी। प्रतिरोध आर के एक उपकरण से एक स्थिर धारा आई प्रभावित होती है, और वह समय टी में इसके द्वारा उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या है? अरे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही तो फार्मूला बनेगा सर। एकदम सही पकड़े सर, एकदम सही पकड़े हैं। कौन सा है? आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यहां लाइक नहीं दबाना है, लाइक्स वाले बटन पे लाइक दबाना, जो बना हुआ है थम्स अप, समझ रहे हो? डर के आगे जीत वहां है। चलो आगे चलते हैं, टेंशन नहीं लो। अगला क्वेश्चन देखो प्यार से एकदम। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव, यानी प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं भाई? मे आई कमिंग सर, आइए प्रभु, कह रहे हैं मे आई कमिंग, मैंने कहा आ जाइए। सवाल का जवाब ट्रांसवर्स वेव होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, या इसमें से दोनों हो सकता है। लाइट के वेव की बात करा, तुम्हें पता है ना, तुमने स्कूल में एक ऐसे ऐसे चक्रव्यूह पढ़ा होगा, ये चक्रव्यूह नहीं है, ये वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये चीज अलग है, ठीक है। सवाल का ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग इसे कहा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग इसे कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, लाजवाब है। और देख लो, कूपन कोड नहीं दिखता हो तो आंख उठा के देख लिया करो थोड़ा सा, समझ रहे हो? भैंस बाद में देख लेना, वो चली जाएगी चढ़ के अपनी जगह पर, ये देख लेना कि यह कूपन कोड नहीं है, यह रामबाण है। A passenger in a moving bus is thrown forward when the bus suddenly stop। इसको हिंदी में पढ़ने में मजा आएगा, देखो कैसे। चलती बस में एक यात्री उस समय आगे की ओर गिर जाता है आगे की ओर गिर जाता है जब बस अचानक से रुक जाती है। तो बताइए ये क्या समझा गया? अब हम इसमें क्या समझ लें इसको? देख रहे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है पेपर में, मतलब व्यक्ति बैठा हुआ है, बस रुकी, आगे तब धड़ाम दे गिरा है, तो वो क्या समझा जाएगा? या तो उसको नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था समझ रहे हैं, या तो हो सकता है वो फोन चला रहा था, अचानक से उसको पता नहीं चलो लड़ गया, या तो हो सकता है कि कहीं चरस वरस मैंने पी लिया हो भैया, हसमें नशा पदार्थ, नशीली पदार्थ का सेवन करके न बैठा हो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। अब क्या हो सकता है इस सवाल पे? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन जी ने बहुत बढ़िया नियम दिया था, पहला वाला। देख रहे क्या दिमाग है न्यूटन जी का, बताओ, आदमी आगे गिर गया उसका भी नियम बना दिया इन्होंने। न्यूटन का पहला नियम था, जिसे त्वरण का भी नियम, सॉरी आपका जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के पहले लॉ को, है ना।
समझ रहे हो? चलो लाइक करते रहो बढ़िया सा। अच्छा, द वैल्यू ऑफ वन एंगस्ट्रॉन, यह बताइए कि एक एंगस्ट्रॉन का मान जो होता है कितने माइक्रोन में होता है। देखो हम एंगस्ट्रॉन नहीं पूछे हैं, पहले तो ध्यान देना, यहां मैंने एंगस्ट्रॉन की वैल्यू बिल्कुल नहीं पूछी है, हमने माइक्रोन में पूछा। अगर मीटर में पूछा होता तो आप बताते 10⁻⁻10, हम बिल्कुल मान लेते आपकी बात। मैंने माइक्रोन में पूछा हुआ है तो जरूर यहां कुछ दिक्कत होगी, यहां कुछ मतलब देखो, एक माइक्रोन की बात करें, एक माइक्रोन में मतलब 10⁻⁻6, आज के बाद याद रखना 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और 1 माइक्रोन के अंदर अगर मिलीमीटर आ जाए, कभी पेपर में आ जाता घुमा फिरा के, तो 10⁻³ मिलीमीटर बताना। पर इस सवाल का जवाब अगर तुमसे पूछा जाए तो 10⁻⁻4 ए आ रहा था कि नहीं किसी का? अगर किसी ने 10⁻⁻6 बता रहा, सब देखो एक दूसरे का नकलची किए बैठा है। बहुत मतलब आज मतलब 20 सी नहीं होगा प्रभु। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। यह मीटर है, यह माइक्रोन पूछ रहा है, यह माइक्रोन पूछ रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है? ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, देखकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि इसमें से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है, मतलब हीटिंग इफेक्ट मतलब आधारित ही नहीं है, हीट उसका कोई मतलब ही नहीं है उष्मा से, तो उष्मा से कोई मतलब नहीं होगा, तो इसका मतलब एक ही चीज बचा है, माइक्रोवेव, क्योंकि इसमें भी हीट चाहिए। आयरन है भैया, प्रेस कर रहे हो ना कपड़ा। इलेक्ट्रिक बल्ब 1 घंटा जला तो गर्म हो जाते हैं महाराज। इलेक्ट्रिक हीटर ये तो पैदा ही गर्म के लिए हुए थे, तो तीनों तो काट दो, बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोवेव हो जाएगा। माइक्रोवेव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? लाइक करते रहो। अब वही 900 बच्चे करीब हमारे होने वाले हैं, और आप पे हमने जिम्मेदारी, हमारे अगर 1000 विद्यार्थी हमारे क्लास में आ गया तो समझ लो कि तुम्हारे लिए थ्योरी की क्लास हमारी तरफ से चलेगी। विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, सुनिएगा, कौन सा बल वायुयान को हवा में घुमाता है? वायुयान जो होता है आपका, वायुयान समझ रहे हैं ना, ये वाला वायुयान, मतलब जो बचपन में एरोप्लेन चलाते थे वो नहीं, एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब लिफ्ट फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स होगा, या थ्रस्ट फोर्स। देखो यहां तो अच्छा डी तो नहीं बता रहा। अरे भाई साहब, अरे डी कैसे होगा जी? मतलब डी किस आधार पे तुमने यह बताया कि डी होगा? अरे एरोप्लेनवा तुम्हारा आसमान से नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटेशन है वो, गिरा दोगे सब पैसेंजर मर जाएंगे। क्या चाह रहे हो तुम लोग? थ्रस्ट फोर्स पे जाना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बताओ, एरोप्लेन ऊपर है, ग्रेविटेशन लगा रहा, ग्रेविटेशन किसी चीज को नीचे आकर्षित करता है, खींच लेगा एरोप्लेन नीचे, पायलट सहित जो है सब जो है चला आएगा नीचे वहां पे। भैया साइंस रहने देते, तुम लोग रदरफोर्ड को टक्कर दोगे, देखना आने वाले समय में। हम बता रहे हैं। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यह बताइए कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। क्या हो जाएगा बताओ? हवाई जहाज ऊपर चल रहा है, अब भैया हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगाए बैठा है कि आओ आज छोड़ेंगे नहीं, नीचे खींच लेंगे, ला पायलट को नीचे बुला लेंगे, आओ तुम टिकट नहीं करते हमारा। क्या चाह रहे हो बाबू? उड़ा दोगे तुम पूरा साइंस लग रहा है पेपर में इस बार। इस सवाल का जवाब कौन देगा? सलाइवरी ग्लैंड और लीवर दिख रहा है कहीं क्या? अच्छा ऑप्शन नंबर डी, ले यही तो लिखा था भाई, ऑप्शन नंबर डी, इस पे जाओ। ऑप्शन नंबर डी सभी का आना चाहिए इसमें। हाँ 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 मान लिए। अरे भैया शांत हो जाइए, मान लिए, बहुत बढ़िया, मतलब मानना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी सभी ने सही दिया है। क्या बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम की चर्चा आपने पकड़ ली। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस, यानी प्रोटीन का जैसे ही पाचन शुरू होता है तो शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है, किस अंग में शुरू होता है, बस यह पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल में दम है भाई, सवाल में बिल्कुल दम है। पैंक्रियाज होगा या स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन होगा? जल्दी से बताइए जरा सा। सेशन को लाइक करिए जरा सा। ये 544 अटेंडेंस क्यों है इस समय, जब 900 बच्चे हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं? देखिए आज डिटेल में नहीं पढ़ा है, आप ही ने बोला था सर डीपली मत जाइए, तो आज हम डीपली नहीं जा रहे हैं, केवल क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। इस सवाल का जवाब स्टमक होगा, हमेशा याद रखेगा। अब देखना आधा मिला इसमें जो है
आधा मिला कहेंगे गुरुजी स्मॉल इंटेस्टाइन लग रहा है हमें, भयंकर जवाब देने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा इस सवाल का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जानते हैं ना आप सभी, आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। जब माउथ से लेकर और आपका खाना जब तक डाइजेस्ट होता है, नीचे का पूरा भाग समझ लो, तब तक से लेकर इस पूरे यहां से यहां तक के जितने भी अंग हैं सारे एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, सब एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा अंग वही होता है जिसका नाम बहुत छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे छोटा नाम और सबसे बड़ा काम, क्यों? क्योंकि यह आपके खाद्य पदार्थ को पचाता है और आपके पानी को जो पचाता है, लिक्विड मटेरियल जो होता है, लिक्विड तरल पदार्थ को पचाने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। जितने तरल पदार्थ होते हैं, जितने आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आप जो है कोई जूस पी लीजिए, चाहे आप पानी पी लीजिए, तो वह लार्ज इंटेस्टाइन संभालेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें कोई काम नहीं है। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। यह बताइए कि कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। यह सीमा अलग है, क्या समझे? कहीं कैसा मत समझ लेना कि गली नंबर 2 में रहते, नहीं सर, यह अलग कहानी है इनकी। ये सीमा, बाहरी सीमा की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हैं जी, क्या समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है मतलब। अरे हम कल फिर यार, मतलब हम सही बता रहे, फिर हेरा फेरी हम एक दिन देखना ही पड़ता है, सही में बताएं, एक दिन देखना ही पड़ता है। कल हम फिर हेरा फेरी देखने गए ना, उसमें एक सीन आया, जानते हैं क्या? वो जब पैसा देने जाता है, कितने पैते हैं? 50 लाख, वैसे बोलता है 50 लाख पैते हैं। हमें हंसी आ जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द, क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द, सॉरी, मतलब बाउंड्री ऑफ द सेल होता है वो, कोशिका के बाहरी परत होता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली भी कही जाती है, ठीक है। चलिए, वैसे अगर जानना है तो बता सकते हैं, अगर आपको जानना है तो बता सकते हैं। यह कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसमें जो ये भरा होता है ना, ये बूंदी बूंदी जो दिखाई दे रहा है, ये होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और इसी कोशिका द्रव्य, और ये होता है न्यूक्लियस। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य जब आपस में मिल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। बहुत अलग कहानी है, बताएंगे कभी तुम लोग को, आओ तो। नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाई द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिखाओ, अब देखो, वही 900 बच्चे होते हैं, फिर 580 अटेंडेंस, यह गलत बात है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। यह सवाल कुछ बढ़िया है, यह एकदम कोलगेट मंजन वाला पूछा सवाल है, इससे दांत चमक जाएगा। ये इतना बेहतरीन सवाल है, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, वैसे पकड़ नहीं पाओगे हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें देखो इजेशन भी दे रखा, ऑस्मोसिस भी दे रखा। यह हो नहीं सकता, इसकी कोई औकात ही नहीं है जो जाके भिड़ जाए इससे, यह भिड़ने की हिम्मत रखेगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। लाइक कर सकते हैं सभी लोग, 900 विद्यार्थी होने वाला है, मतलब आज तो आप, हमें लग रहा है 1000 पहुंचा ही देंगे, इतना ज़्यादा प्यार क्यों कर लेते हैं आप लोग हमसे। चलिए खैर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, यानी इनमें से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? समझ रहे हैं ना? एट इक्वेटर पे होगा, पोल्स पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मान लो कि यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी का इक्वेटर पे होगा, या पोल्स पे होगा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। चलिए बताइए भाई, सबसे क्या कह रहा है, ज्यादा भार कहां होता है? अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए जरा सा, क्या हो जाएगा? डी क्यों आ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, या मान लो कि यह एक कोना है, अगर इस पे व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका भार ज्यादा होगा ना जी, कि बीच में खड़ा होगा तो बैलेंस कर लेगा दोनों को। तो कहने का मतलब है कि पोल्स वाला ज्यादा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे दिमाग लगाओ ना भैया, दिमाग कोने का छोड़ पे खड़ा कर दो, भारी पड़ेगा उसका वजन, समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर बी, डी आ रहा है। डी नहीं आना चाहिए था, मुझे उम्मीद थी कि आप बी लगाओगे, पर आप डी कैसे दे रहे हो ये नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो, अच्छा इस पे आओ। वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? द ब्रांच अंडर विच फंजाई आर स्टडीज इज कॉल्ड। बताइए जल्दी से, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो सकता है बताइए।
क्या हो जाएगा? तो माइकोलॉजी, देखो यहां पर पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है, फ्रूट का अध्ययन होता है। फेनोलॉजी क्या होता है एक बार जल्दी से बताइए? एग्रेस्टोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं, ग्रास का अध्ययन करते हैं। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे शेर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नए काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कर ले, क्या कर लेते हैं। हाइड्रोजन में समस्थानिक की बात कर रहा है, समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोटोप इन हाइड्रोजन? तो याद रखिएगा आज के बाद 5 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, 5 नहीं 3 होते हैं भैया, सॉरी 3 हो जाएंगे, 5 कैसे हो जाएंगे? हाँ, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और आपका क्या कहते हैं, पहला होता है प्रोटियम। बस 3 ही तो वो ना, पीडीटी याद रखना, 3 होते भाई, 5 तुम लोग बता रहे हो, यह गलत चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, गैस इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर में उपयोग किया जाने वाला अक्रिय गैस। भैया इस क्वेश्चन को जरा होमवर्क में आज ले लो, इस क्वेश्चन में होमवर्क में लो। अब तुम्हें जो सरप्राइज हमें बताना है वो मैं शुरू करता हूं, सोच रहा हूं बता ही दूं, मैं सरप्राइज बताने की सोच रहा हूं। ठीक है, पहले मैं सरप्राइज बता दूं या होमवर्क आप ले लो पहले, अब देख लो, फिर बाद में कोई जाने से पहले ये चीज सुन के ही जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो, यही है जलवा, यही है बिहार एसएससी में हमारे विद्यार्थियों का जलवा। कैसे? यह है बिहार महापैक, ध्यान से समझ लो, सभी लोग ध्यान से सुनो और समझो, बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। यह बिहार महापैक है आपका, जो कि 2 गुना वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। अगर अभी आप चाहते हैं कि आपको बिहार एसएससी भी मिल जाए एक साथ, आपको जो है बिहार शिक्षक भर्ती भी मिल जाए, बीपीएससी, जिसपे मेरी कल से क्लास जाने वाली है एप्लीकेशन पे, बिहार शिक्षक भर्ती में बढ़िया सा वहाँ साइंस की केमिस्ट्री का नोट देने वाला हूँ बेहतरीन लेवल पे। अगर आप चाहते हैं पुलिस का भी एक साथ मिल जाए क्लास हमें, अगर आप चाहते हैं कांस्टेबल का भी एक साथ क्लास मिल जाए, अगर आप चाहते हैं सिविल कोर्ट, मतलब सारे गुरुजी बिहार का पूरा एक जमुआ का क्लास हमें मिल जाए, मतलब पूरा एक जमुआ हमारे साथ में आ जाए, समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि यह सब एक बार में मिल जाएगा जब यह Y838 कूपन कोड लाके बिहार महापैक अगर ले लिया आप सबने तो, मतलब समझ लो यार, इतना सस्ता, मतलब 1900 का है शायद इसका, बस 1800 कुछ 90 रुपए है। 1890 में पूरा एग्जाम खरीद लिया भैया तुम लोग, तो क्या करेगा भैया, तुम लोग क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो कुछ जुगाड़ तुम लोग लगा ही देगा। 1890 में मतलब इतना सारा एग्जाम तेरे पास चला आएगा, मतलब समझ रहे हैं ना जी, क्या समझ रहा है? मतलब कुछ भी तुम लोग कर सकता है इस समय। कैसे? सुनिए, बात समझिएगा, आगे चलिए। यह देखिए, अगर आप विनायक बैच केवल 2.0 लेना चाहते हैं तो Y838 के साथ आप एनरोल करना चाहेंगे तो जरूर आपका स्वागत करेंगे हम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अभी हम वहां पे किंगडम फंजाई खत्म किए, कल प्लांट किंगडम शुरू करेंगे, मतलब बढ़िया लेवल पे नोट्स है। अच्छा आगे, ये अगर आप बुक चाह रहे हैं कि गुरुजी की यह बुक मिल जाए जिसमें मैथ, रीजनिंग और सब कुछ पाया जाए, तो कूपन कोड मैं आपको बता देता हूं, वह हम आपको आगे दिखाएंगे, पर उससे पहले कैसे डाउनलोड करेंगे सुनिए। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, और यदि आपको नहीं करना है तो आप गूगल से जाके डायरेक्ट ले लीजिए, वो भी मैं बता रहा हूं। बिहार सेलेक्ट करिएगा स्टेट एग्जाम पे जाके, अब फिर नीचे कर दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो खुद बैच देखने लगेगा, बिहार महापैक दिखने लगेगा। नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, स्टडी मटेरियल बना है ना, क्लिक करिए, यहां पर करके प्रीमियम स्टडी मटेरियल पे आइएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि बिहार महापैक देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी आंखों से देख के लिखिएगा कि बिहार महापैक दिख रहा होगा, और नहीं तो बिहार एसएससी दिख रहा होगा। ठीक है, तो या तो यह ले लो या तो यह ले लो। अगर इसमें आओगे तो केवल बिहार एसएससी का विनायक बैच 2.0, अगर इसमें आओगे तो पूरा बिहार ही तुम्हारा मिल जाएगा, मतलब पुलिस, एसआई, दरोगा, जो तुम्हारे सपने में रात में आ जाए वह बन जाओगे, समझ रहे हो? अच्छा अब समझो, आगे की तरफ चलो थोड़ा सा, तो गुरुजी उस पर क्लिक कर दिया, मान लीजिए बिहार महापैक पे, फिर ऐसे दिखेगा चीजें। ठीक है, इसमें सारे बैच दिखने वाले हैं तुम्हें। यहां तो मैंने मान लो बिहार एसएससी की लगाया है तो बिहार एसएससी ही दिख रहा है, तो जैसे यह देखो विनायक बैच आपका हो जाता है। ठीक है, यह आपका विनायक बैच हो जाता है, विनायक बैच 2.0, यह आपका बुक हो जाता है। कूपन कोड अगर बुक लेना हो तो यह लगाना है, लगाना भूलना मत, ना पैसा ज्यादा गिर जाएगा बेचारा, फिर हमारे विद्यार्थी मैं परेशान हो जाऊंगा। देखो मुझे तुम्हारी मतलब समझ रहे हो, बर्दाश्त नहीं होगी चीजें फिर। तो यह कूपन कोड आपका Y838 ये बुक के लिए है, और यह कूपन कोड अगर आप बिहार का महापैक ले लेते हो तो भैया इस समय तो 1 नवंबर तक ऑफर भी है, सबसे कम दाम में ऑफर चल रहा है 1 नवंबर तक।
वरना उसका नंबर बढ़ जाएगा, फिर कहोगे गुरुजी हम क्या करें। तो तुम्हारे लेगा कोई और ले लेगा, फिर कोई और पढ़ेगा, बढ़िया सा तैयारी, सारे नोट्स मिल जाएंगे सारे विषय के, काम बन जाएगा उसका। तो Y838 यहाँ पे महापैक है, ये अभी याद रखना। महापैक लेना है चाहे बैच लेना है, जो भी लेना है, बाई नाउ पे क्लिक करना, कूपन कोड आपने अप्लाई कर दिया, बाई नाउ पे क्लिक किया, सीधा पेमेंट करके आप आ जाएंगे, कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई साहब, यह तो मैंने आपको यह चीज बताया है, बाकी आपकी इच्छा है। और जो विद्यार्थी लिया है कभी कहेगा नहीं कि दीपांक सर से हमें मजा नहीं आया क्लास में। एक बात तो हमेशा याद रखना, उसको दीपांक सर ने हमेशा उसको एक ही चीज दिया है, पूरे बिहार एसएससी ने एक ही चीज दिया है कि पढ़ना है और सपनों को अपने कदम के नीचे ऐसे दबा के ऐसे मसल देना। इस बार समझ रहे, अपनी मंजिल जो है तुम्हारी उसको पालो, उसको नीचे एकदम ऐसे करके दबा के रगड़ दो, पूरा खत्म कर दो। भाई साहब बहुत तुम छा रहे थे, हमारे सपने में तुम हमें जीने नहीं दिए, इस बार तुम्हें लेकर दिखाएंगे, पा कर दिखाएंगे, तुम्हें सिलेक्शन दिखाते हैं। और उस पड़ोसी को तो पहले इन्फॉर्म कर देना, कम से कम 3 डिब्बा मिठाई उसके घर पे भेजना, जो पड़ोसी है, जो जिसने तुम्हें ताना मारा है, 3 डिब्बा अलग से पैक कराना रसगुल्ला उनके लिए। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट सभी का आना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब हमारे सारे विद्यार्थी कर लेंगे, समझ रहे हो। ठीक, बात समझ आया। चलिए, तो क्लास मजा आया ना। देखो भाई, हमारी तो मजा, हमारे विद्यार्थी को हम अपने बिल्कुल मजा देंगे, बिल्कुल आराम से प्यार से, हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार ही है जो हमें हमेशा ध्यान यहाँ आगे रखा रहता है। 1000 बच्चे होंगे उसी दिन थ्योरी शुरू कर दूंगा यहाँ पे भी, थ्योरी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने दोस्तों का, अपने सभी साथी संबंधियों का। मिलते हैं कल डेली 6 से 7, और वैसे भी मेरी क्लास एक सुबह भी होती है, जब नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय राम जी की जय हिंद।